नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मौर्य एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का, दोस्तों का द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा हम लोग इस पूरे कोविड के वैश्विक दौर में अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और आप तक आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हमारी क्लास प्रारंभ हो चुकी है और इसी कड़ी में हम लोग पिछले क्लास में संरचनावाद को पढ़ रहे थे। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय में संरचनावाद को हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग देखते हैं प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद या दोस्तों इसी प्रकार्यवाद को कार्यवाद या इसी प्रकार्यवाद, कार्यवाद, प्रकार्यवाद, कार्यवाद को कहा जाता है कार्यात्मक वाद। क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्यात्मकवाद। अब यदि आपसे एक बेसिक प्रश्न पूछा जाए, एक बेसिक छोटा सा प्रश्न पूछा जाए, प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न पूछा जाता है। हम बात करते हैं जब जनक की, तो जनक के दृष्टिकोण में दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है औपचारिक जनक, औपचारिक जनक, और दूसरा पूछा जाता है अनौपचारिक प्रश्न, अनौपचारिक जनक। जब देखिएगा यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकार्यवाद, कार्यवाद या कार्यात्मकवाद जो हमारा संप्रदाय है, क्या है? संप्रदाय है। इस संप्रदाय का जो जनक है किसे माना जाता है? यदि बेसिक प्रश्न आपसे पूछ ले, केवल और केवल आपसे प्रश्न पूछा जाए जनक की बात, यदि इस तरह से प्रश्न पूछ लिया गया कि प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है, तो प्रकार्यवाद संप्रदाय का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है विलियम जेम्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। विलियम जेम्स, ये आपको याद रखना होगा। लेकिन यहां यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रकार्यवाद संप्रदाय का अनौपचारिक जनक, प्रकार्यवाद संप्रदाय का औपचारिक जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा जब प्रश्न पूछा जाएगा अनौपचारिक जनक, तो याद रखिएगा अनौपचारिक जनक में जिस व्यक्ति विशेष का नाम आता है, तो याद रखिएगा विलियम जेम्स। किसका नाम आता है? विलियम जेम्स का नाम आता है। और जब औपचारिक जनक की बात की जाती है, तो याद रखिएगा औपचारिक जनक में जिस व्यक्ति विशेष का नाम आता है उसका नाम क्या है? जॉन डीवी। क्या नाम है? जॉन डीवी। ये बात आपको याद रखनी होगी। अब यहाँ से 3 प्रश्न हैं, इसे आप नोट करिएगा और ध्यान दीजिएगा। प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक, कार्यवाद संप्रदाय का जनक या कार्यात्मकवाद संप्रदाय का जो जनक माना जाता है, वह जनक माना जाता है विलियम जेम्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाए कि प्रकार्यवाद या कार्यवाद या कार्यात्मकवाद का औपचारिक जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा जॉन डेवी। और जब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा अनौपचारिक जनक,
तो याद रखिएगा विलियम जेम्स। दूसरी प्रमुख बातें, इस संप्रदाय का जो उद्भव हुआ, अगर हम इस संप्रदाय के उद्भव की बात करें, उद्भव का मतलब किस वर्ष इसका प्रादुर्भाव हुआ, तो याद रखिएगा 1895 ईस्वी में। कब? 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में प्रकारवाद या कार्यवाद संप्रदाय की स्थापना होती है। करने वाला व्यक्ति विलियम जेम्स था। और यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्वविद्यालय अर्थात प्रकारवाद, कार्यवाद या कार्यात्मकवाद संप्रदाय की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई, तो याद रखिएगा वह विश्वविद्यालय क्या था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ये आपको याद रखना होगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रकारवाद या कार्यवाद या कार्यात्मकवाद संप्रदाय की स्थापना होती है। दूसरी प्रमुख बातें, या और एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाएगा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यह विश्वविद्यालय कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये आपको याद रखना होगा। दूसरी प्रमुख बातें, एक और प्रश्न यहाँ से याद रखिएगा विलियम जेम्स से। विलियम जेम्स को अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है जनक? अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया, तो याद रखिएगा अमेरिकन मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। दूसरी प्रमुख बातें, इस संप्रदाय के कुछ सहयोगी व्यक्ति थे। उनका नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिनमें सबसे पहले जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम है जॉन डेवी। क्या नाम है? जॉन डेवी। और जॉन डेवी के बारे में आप लोग जानते हैं कि जॉन डेवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है। दूसरी बात है कि जॉन डेवी को कहा गया प्रयोजनवाद संप्रदाय का जनक भी माना जाता है। और तीसरी प्रमुख बातें इनके बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अवधारणा प्रतिपादित की। और अगला जो है बाल केंद्रित शिक्षा की भी अवधारणा जॉन डेवी। अब यदि आप थोड़ा सा भी याद रखिएगा तो यहाँ पर नोट करके लिखिएगा कि जॉन डेवी के अनुसार क्या महत्वपूर्ण तथ्य रहा है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। जो विद्यार्थी सीटेट का पेपर देते हैं उस पेपर में प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, इन सारे तथ्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जॉन डेवी ने प्रमुख इनकी 3 बातें थी। पहला क्या था? इन्होंने क्या बताया? शिक्षा त्रिध्रुवीय आयाम है। क्या है? शिक्षा त्रिध्रुवीय आयाम है। दूसरा, जॉन डेवी के बारे में एक और प्रश्न निकल के आता है, प्रगतिशील शिक्षा का जनक। इसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और तीसरा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो याद रखिएगा बाल केंद्रित शिक्षा की जो अवधारणा या कॉन्सेप्ट देने वाला व्यक्ति है वो जॉन डेवी है। शिक्षा त्रिध्रुवीय आयाम है, यह बात बतलाने वाला व्यक्ति कौन है? जॉन डेवी। प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा यह जनक माना जाता है जॉन डेवी को माना जाता है। किसे माना जाता है? जॉन डेवी को माना जाता है। अब यहाँ से कुछ बेसिक प्रश्न जो निकल के आए इसे आप लोग नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए नोट करिए, प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा जॉन डेवी। और दूसरी प्रमुख बातें, दूसरी
प्रमुख बातें, शिक्षा को त्रिध्रुवीय आयाम किसने बतलाया? जॉन डीवी। बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय किसने विकसित किया? तो भी आपका उत्तर क्या होगा? जॉन डीवी। प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक किसे माना गया? तो याद रखिएगा जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। कार्यवाद संप्रदाय का जनक विलियम जेम्स, या फिर प्रश्न पूछ ले कार्यात्मक संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है? तो भी आपका उत्तर क्या होगा? विलियम जेम्स। अगला प्रश्न क्या है? अनौपचारिक प्रकार्यवाद संप्रदाय का अनौपचारिक जनक किसे माना गया? तो याद रखिएगा विलियम जेम्स को। और प्रकार्यवाद संप्रदाय का औपचारिक जनक माना जाता है, प्रकार्यवाद संप्रदाय का औपचारिक जनक माना जाता है जॉन डीवी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न कि प्रकार्यवाद संप्रदाय का उद्भव कब हुआ? तो याद रखिएगा प्रकार्यवाद संप्रदाय का जो उद्भव होता है वो 1895 में, अर्थात 1895। कभी कभी यहां से प्रश्न ले लेता है सदी में, तो याद रखिएगा कौन सी सदी होगी? तो ये 19वीं सदी में। कौन सी सदी होगी? 19वीं सदी। ये बात आपको ध्यान देना होगा। दूसरी प्रमुख बातें, 1895 ईस्वी में प्रकार्यवाद संप्रदाय की स्थापना होती है और 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में एक कार्य किया जाता है जॉन डीवी के अनुसार 1896 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रतिवर्त श्रृंखला की अवधारणा या श्रृंखला की संकल्पना नामक लेख प्रकाशित होता है। नामक लेख प्रकाशित होता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ के टेट में कि मनोविज्ञान की प्रतिवर्त श्रृंखला की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो याद रखिएगा जॉन डीवी। और अगर आपसे वर्ष पूछ ले तो याद रखिएगा वर्ष कौन सा होगा? तो 1896। हम बात कर रहे थे सहयोगी की बात, तो याद रखिएगा सहयोगी में जॉन डीवी के अतिरिक्त जो व्यक्ति और हैं उन प्रमुख व्यक्तियों में याद रखिएगा एंजिल। कौन से व्यक्ति हैं? एंजिल का भी नाम आता है और थॉर्नडाइक का भी नाम आता है। अब हमारे कुछ प्यारे विद्यार्थी जिनके मन में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा, सर थॉर्नडाइक तो व्यवहारवादी है। बिल्कुल, थॉर्नडाइक क्या है? व्यवहारवादी है, लेकिन व्यवहारवाद संप्रदाय से पहले ये प्रकार्यवादी जाने जाते थे। इसीलिए व्यवहारवादियों में से जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक मिलते हैं उन सभी व्यवहारवादियों में से मूलतः प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक जो माना जाता है वो माना जाता है थॉर्नडाइक, क्योंकि इसके पहले व्यवहारवाद, क्योंकि आपको पता होगा कि व्यवहारवाद के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे, तो व्यवहारवाद संप्रदाय का उद्भव होता है 1912 ईस्वी में, जबकि प्रकारवाद का जो उद्भव होता है वो 1895 ईस्वी में होता है, लगभग 17 साल बाद। लगभग देखा जाए तो 17 साल बाद, 12 और 5 इधर, लगभग 17 साल बाद क्या होता है? व्यवहारवाद संप्रदाय का उद्भव होता है। तो ऐसी स्थिति में मूलतः ये पहले थॉर्नडाइक क्या थे? प्रकार्यवाद थे या प्रकार्यवादी थे, बाद में ये व्यवहारवादी माने जाते। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से मूलतः प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक की संज्ञा किसे दी गई है? ठीक है, तो याद रखिएगा मूलतः प्रकार्यवादी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या होगी या कोई भी डाउट्स होंगे जो आपको क्लियर नहीं होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान करना हमारा और हमारी टीम का प्रमुख कर्तव्य है, प्रमुख उद्देश्य है।
और इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदु की तरफ। चलिए देखिए, देखिए दोस्तों, यहां तक हम लोगों ने ध्यान दिया। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है, देखिए मानव की क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके बारे में संरचनावाद या संरचनावादियों ने पहले ही स्पष्ट किया। तो याद रखिएगा वो 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। देखिए, संरचनावादियों का मानना था कि इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें क्या करना है? चेतना की विभिन्न अवस्थाओं या दशाओं को खोजना है। क्या करना है? संरचनावादियों के अनुसार ज्ञानेंद्रिय, जो व्यक्ति की 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की, जो चेतना की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, दशाएं होती हैं, उनकी दशाओं को खोजना है, उनकी सत्ता को खोजना है। इसलिए संरचनावाद को बताया गया था, क्या कहा जाता है? सत्तावाद संप्रदाय भी कहा जाता है। जबकि प्रकारवादियों ने कहा कि जो व्यक्ति की ये 5 क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं, यह ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं? चेतना के रूप में कार्य ना करके, इनका क्या मानना था कि जो मानव की 5 ज्ञानेंद्रियां, मानव की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वे मूलतः चेतना के कार्यात्मक स्वरूप का अध्ययन करता है। स्वरूप का अध्ययन करता है। मतलब एक बात तो स्पष्ट है कि संरचनावादियों ने केवल और केवल उनकी सत्ता को खोजने का कार्य किया, जबकि प्रकारवादियों ने इसके कार्यात्मक स्वरूप का अध्ययन किया। जबकि इसके कार्यात्मक स्वरूप का अध्ययन किसने किया? तो प्रकारवादियों ने किया। दूसरी बात, प्रकारवादियों ने कहा कि जब हम व्यक्ति की 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चेतना के विभिन्न क्रियाशैली पर हम अध्ययन करते हैं, तो उससे क्या होता है? मानव अनुकूली व्यवहार के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से समायोजन करता है। क्या करता है? समायोजन करता है। यह बात याद रखनी होगी। किसके माध्यम से समायोजन करता है? तो व्यक्ति की जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उनके द्वारा किए जाने वाले अनुकूलित व्यवहारों का संचालन होता है, जिससे मानव क्या करता है? विभिन्न वातावरण में अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है। अब एक और अंतिम प्रश्न यहां से पूछा जाता है,
वो प्रश्न ये है कि प्रकारवाद संप्रदाय का उदय किस संप्रदाय के विरोध के स्वरूप होता है। तो याद रखिएगा, अगर विरोध की बात करें अगर हम विरोध की बात करें कि जो संप्रदाय का उदय हुआ किस संप्रदाय के विरोध स्वरूप प्रकारवाद संप्रदाय का उदय होता है, तो याद रखिएगा संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय के विरोध के परिणाम स्वरूप होता है। विरोध के परिणाम स्वरूप होता है, ये बात आपको याद रखना होगा। अब यहां से अगर एक और प्रश्न पूछ लिया जाए, कि संरचनावाद संप्रदाय के किन गुणों के आधार पर इसका विरोध होता है, तो याद रखिएगा जो विरोध होता है वह होता है क्या, वर्णनात्मक एवं विश्लेषण तथ्यों के आधार पर। विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक तथ्यों के आधार पर क्या होता है, संरचनावाद संप्रदाय का विरोध होता है और इस विरोध के परिणाम स्वरूप प्रकार्यवाद संप्रदाय या कार्यवाद संप्रदाय या कार्यात्मकवाद संप्रदाय की स्थापना होती है। तो ये हमारा क्या था, प्रकारवाद संप्रदाय। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और फिर हम लोग चलते हैं आज व्यवहारवाद संप्रदाय की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मनोविज्ञान की विकास यात्रा में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले क्या था, मनोविज्ञान ने आत्मा का परित्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का परित्याग किया, फिर चेतना का परित्याग करके वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को धारण करता है। और इसी कड़ी में जो हमारा अगला संप्रदाय होगा उस संप्रदाय का नाम है व्यवहारवाद संप्रदाय। क्या नाम है, व्यवहारवाद संप्रदाय। तो दोस्तों हेडिंग डालिए आप लोग, व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद संप्रदाय। अब देखिएगा कि व्यवहारवाद संप्रदाय की जो स्थापना होती है वो 1912 ईस्वी में होती है। कब होती है, 1912, और कुछ किताबों में इसे 1913 भी दिया गया है, तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये 1912 या 13 के आसपास व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना होती है। दूसरी प्रमुख बातें याद रखिएगा, इस संप्रदाय का जो जनक माना गया या जनक माना जाता है तो जनक है जे.बी. वाटसन। और जब हम लोग व्यवहार का विज्ञान पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि जे.बी. वाटसन का पूरा नाम क्या है। तो जे.बी. वाटसन का पूरा नाम क्या है, इसका जो सही उत्तर दिया गया था वो सुमन यादव के द्वारा दिया गया था, और इनका सही उत्तर क्या था, जॉन ब्राइट्स वाटसन। क्या नाम था, जॉन ब्राइट्स वाटसन। ये सुमन यादव के द्वारा दिया गया और ये इनका उत्तर क्या है, 100% सही है। तो आप लोग भी प्रयास करिए ऐसे तथ्यों को जानने के बारे में, ऐसे तथ्यों का उत्तर देने के लिए भी आप लोग तत्पर रहिए। अब हम बात करते हैं सहयोगी की बात। इसमें कुछ प्रमुख सहयोगी थे जिनके सहयोग के बिना यह संप्रदाय अपने आप में अधूरा लगेगा।
अब प्रमुख व्यक्तियों में अगर देखा जाएगा तो याद रखिएगा पावलोव, स्किनर, पावलोव, स्किनर, थॉर्न, डाइक, वुडवर्थ, ये कुछ प्रमुख व्यवहारवादी हैं जिसने व्यवहारवाद की आधारशिला तैयार करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। और यहां से जेबी वाटसन से एक प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि इनका प्रयोग किस पर था। तो याद रखिएगा इन्होंने जो प्रयोग किया था वह खरगोश प्लस स्वयं के पुत्र पर, स्वयं का पुत्र और खरगोश के साथ इनका एक प्रसिद्ध प्रयोग रहा, प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्रश्न पूछा जाता है थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया तो भूखी बिल्ली पर, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया तो कुत्ते पर, स्किनर ने प्रयोग किस पर किया तो आपका उत्तर होता है कबूतर तथा चूहे पर। गेस्टाल्टवादियों ने किस पर प्रयोग किया तो आपका उत्तर क्या होता है चिंपैंजी, वनमानुस, बंदर इत्यादि पर प्रयोग किया। उसी तरह से यहां प्रश्न पूछा जाता है कि जेबी वाटसन का प्रयोग का आधार क्या रहा है तो जेबी वाटसन का प्रयोग का आधार क्या रहा है, खरगोश के साथ उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे की सहज व्यवहार की क्रियाओं का अध्ययन करना था। क्योंकि छोटा सा जो बालक है उस बालक का व्यवहार कैसा होगा, उस व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इन्होंने स्वयं के पुत्र और खरगोश के बीच में जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस हुआ, जो लर्निंग का आदान प्रदान हुआ, या यूं कहा जो व्यवहार का संचरण हुआ, उसका अध्ययन करने का प्रयास किया। और इनका जो प्रमुख कथन माना जाता है जेबी वाटसन का, एक स्टेटमेंट आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जेबी वाटसन से, इनका स्टेटमेंट क्या है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। इनका जो एक परिभाषा दी गई थी वो परिभाषा क्या है, आप मुझे कोई भी बालक दे दीजिए, हम उसे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, वैज्ञानिक, इंजीनियर बना सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा यदि आप कहते हैं तो हम उसे चोर, डाकू, लुटेरा भी बना सकते हैं। मतलब इन्होंने वातावरण को महत्व दिया। इन्होंने किस पर महत्व दिया, इन्होंने वातावरण, किस पर बल दिया, इन्होंने वातावरण पर बल दिया। किसके, बालक के व्यवहार का अध्ययन करने का जो उत्तरदायी कारक माना गया वह उत्तरदायी कारक क्या था, वातावरण। तो स्टेटमेंट नोट करिएगा, इनका कथन था आप हमें कोई बालक दे दीजिए, हम उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अध्यापक के साथ साथ डाकू, चोर भी बना सकते हैं, चोर भी बना सकते हैं। यह परिभाषा आपकी परीक्षाओं में बार बार जेबी वाटसन से जब भी प्रश्न पूछा जाता है, या यूं कहा जाए कि व्यवहारवाद संप्रदाय से जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो यह परिभाषा आपकी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और प्रश्न यहां से याद रखिएगा, जिस प्रकार से संरचनावाद संप्रदाय के विरोध में प्रकारवाद या कार्यात्मकवाद या कार्यवाद संप्रदाय का उद्भव होता है, उसी तरह से व्यवहारवाद जो संप्रदाय की स्थापना होती है तो याद रखिएगा प्रकार्यवाद संप्रदाय के विरोध के परिणाम स्वरूप होती है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के विरोध के स्वरूप, प्रकार्यवाद संप्रदाय के विरोध के, संप्रदाय के विरोध में व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना होती है और स्थापना करने वाला व्यक्ति
जे.बी. वाटसन था। एक और बात याद रखिएगा यहां से कि व्यवहारवादियों ने कहा कि हमें मानव के व्यवहार का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? व्यवहार का अध्ययन करना है। अब वह व्यवहार, मानव के व्यवहार चाहे जिस भी रूप में हो, अर्थात चाहे वे सकारात्मक हो व्यवहार या नकारात्मक हो, हमें दोनों प्रकार का क्या करना होगा? अध्ययन करना होगा। अर्थात कहा जाए तो मानव का जो व्यवहार है, किसका व्यवहार? मानव का जो व्यवहार है यह दो तरीके से घटित होता है। कितने तरीके से? दो तरीके से घटित होता है। एक को हम लोग मानते हैं धनात्मक व्यवहार। क्या मानते हैं? धनात्मक व्यवहार। और दूसरे को हम लोग मानते हैं क्या? ऋणात्मक व्यवहार। कौन सा व्यवहार? ऋणात्मक व्यवहार। और व्यवहारवादियों ने इन्हीं धनात्मक व्यवहार और ऋणात्मक व्यवहार को क्या माना है? सकारात्मक व्यवहार। धनात्मक व्यवहार को क्या माना है? सकारात्मक व्यवहार। और ऋणात्मक व्यवहार को माना है क्या? नकारात्मक व्यवहार। क्या माना है? नकारात्मक व्यवहार। यह बिंदु आपको याद रखना होगा। देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति के साथ अगर कोई अच्छा काम करता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए, एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य एक व्यक्ति के लिए सही होता है और दूसरे के लिए कैसा होता है? गलत होता है। तो इन्होंने कहा कि मानव का जो व्यवहार होता है एक ही समय, एक ही परिस्थिति में क्या होते हैं? एक व्यक्ति के लिए धनात्मक तो दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होता है? ऋणात्मक होता है या नकारात्मक होता है। और इसी का अध्ययन करने के लिए इन्होंने अपने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम क्या था? व्यवहारवाद संप्रदाय। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यवहार शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब मिलता है? तो याद रखिएगा, मैकडूगल की एक पुस्तक है, मैकडूगल की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मैकडूगल की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इसी पुस्तक में सबसे पहले क्या मिलता है? व्यवहार शब्द का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? व्यवहार शब्द का सबसे पहले वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम जो वर्णन मिलता है वह व्यवहारवाद शब्द का मिलता है। व्यवहार शब्द का जो वर्णन मिलता है वो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मिलता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, तो विलियम मैकडूगल की है। किसकी है? विलियम मैकडूगल की है। तो ये आपको याद रखना होगा। दूसरी, विलियम जे.बी. वाटसन की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था 1924 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। क्या नाम था? व्यवहारवाद। यह पुस्तक ही क्या था? 1924 ईस्वी में प्रकाशित होती है और इस पुस्तक का नाम क्या था? व्यवहारवाद। जो मूलतः व्यवहारवाद पर, या कहा जाए जो पूर्णतः व्यवहारवाद पर आधारित पुस्तक थी। व्यवहारवाद पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्णतः व्यवहारवाद पर आधारित पुस्तक, तुम पूर्णतः व्यवहारवाद पर आधारित जो पुस्तक है वो व्यवहारवाद प्रकाशन कब होता है? 1924 ईस्वी में। और इसका जो, इस पुस्तक का जो जनक माना जाता है वो जनक माना जाता है जे.बी. वाटसन को माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी होगी, ये बात आपको याद रखनी होगी। आज हम लोग प्रकारवाद संप्रदाय के साथ साथ व्यवहारवाद संप्रदाय के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग कल अपने इस संप्रदाय की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का अध्ययन करेंगे। तब तक आप संरचनावाद, प्रकारवाद और साथ साथ व्यवहारवाद, तीन प्रकार के जो संप्रदाय हम लोग आप तक पढ़ चुके हैं। यहाँ से जितने भी प्रश्न आपकी जिज्ञासाएं हैं, समस्याएं हैं, वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुँचाने का आप प्रयास करिए। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें।